नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पोस्ट मॉनसून बारिश से खरीफ फसलों को भारी नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत में। 1 से 8 अक्टूबर तक देश में सामान्य से 43% ज्यादा बारिश। दुनिया भर में मंदी की आशंका से सोने की चमक पड़ी फीकी। कॉमेक्स पर सोना 1% से ज्यादा टूटा। MCX गोल्ड भी 51,300 के नीचे। क्रूड उत्पादन में कटौती के ओपेक प्लस देशों के फैसले का दिखने लगा असर। ब्रेंट का भाव $97 के पार। डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना लगातार जारी। डॉलर के मुकाबले रुपया 82.64 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला। दिन भर में कारोबार के दौरान आई हल्की मजबूती। हमारे साथ जुड़े हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, कैसे देखती हैं आप आज का कारोबार और आपकी टॉप पिक्स कहाँ होंगी? जी मनीषा, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है एग्री कमोडिटीज में और मुझे लग रहा है कि एक काउंटर ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग है वो रिटर्न हुई है, वो है स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि जीरे में बाइंग करके चलना चाहिए। 24,800 के लेवल पे 25,000 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉपर्स हम लगा के चल सकते हैं यहाँ पे 24,700 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वारगम है। ग्वारगम में हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव आता हुआ देखा था, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे टिकना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो गया है। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि सेलिंग करके चलना चाहिए 92.25 के लेवल पे। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 9,000 का होगा। स्टॉपर्स यहाँ पे प्लेस करना होगा 9325 का। ऑलराइट, तो वो गुआर में और जीरे में फिलहाल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आती हुई। जिगर, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्रो स्पेस को और आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। नॉन एग्रो पैक में मुझे आज के दिन के लिए लग रहा है प्रेशियस मेटल्स हो या क्रूड ऑयल हो, दोनों में सेलिंग प्रेशर बरकरार रह सकता है। इनफैक्ट फॉर गोल्ड वी रेकमेंड टू गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स ओनली। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 51,250 के आसपास, 51,350 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ चल सकते हैं 51,050 के टारगेट के लिए। एंड दूसरी मेरी पिक जो रहेगी यहाँ पे वो क्रूड ऑयल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है। वन शुड गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 7600, ऑलरेडी इट्स डाउन बाय अराउंड 27-28 पॉइंट्स। 7670 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 7400 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दौराब मिस्त्री का मानना है कि कच्चे तेल में और खाने के तेलों में बहुत लंबा संबंध है और कच्चे तेल का ओपेक के देशों ने चढ़ाना जो शुरू किया है उससे पाम तेल के भाव भी चढ़े हैं। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में करीबन 12% का इजाफा यहाँ पर पाम तेल में देखने को मिला है। ओपेक प्लस देश इसमें कितने सफल हो पाते हैं और एक हफ्ते में ही ये पता तो चल ही जाएगा, लेकिन उनका ये भी मानना है कि जहां तक पाम के भाव हैं वो बहुत जल्द 3,000 रिंगिट के पास जाने की संभावना रखते हैं। आइए सुनते हैं। ला नीनिया है, लेकिन वेदर फोरकास्टर हमें कहते हैं कि ये ला नीनिया, ये तीसरे साल का ला नीनिया है, लेकिन ये सबसे वीक ला नीनिया है। पिछले 2 ला नीनिया इससे ज्यादा जोर में थे और ये ला नीनिया खत्म हो जाएगा दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में। तो अगर ये खत्म हो जाता है, जनवरी की शुरुआत में बारिश का मौसम इंप्रूव होता है साउथ अमेरिका में, तब फूड इन्फ्लेशन इज ओवर, गिरावट चलती रहेगी। लेकिन अगर ये ला नीनिया खतरनाक हो गया और साउथ अमेरिका में यानी कि सदर्न ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखा पड़ा, तब ये पैनोरामा बिल्कुल बदल जाता है। ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर जारी होगा दिसंबर महीने में। यानी दिसंबर का महीना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कैसे खाने के तेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन दौरब ने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर भारत ने काफी मात्रा में यहाँ पर पाम का इंपोर्ट कर लिया है। अक्टूबर की ही बात की जाए तो यहाँ पर 25 से 30 लाख टन का अब यहाँ पर भारत में पाम का स्टॉक है। आइए सुनते हैं। इंडिया की इंपोर्ट हमेशा हमेशा कम हो जाती है और इस साल दिवाली के बाद जबकि हमारे पास करीबन 30 लाख टन का स्टॉक है,
तब हमको देखना होगा कि इंडिया की बाइंग कितनी होगी, और इंडिया की बाइंग की वजह से ही पाम भाव में ये स्टेबिलिटी आई है। इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू एंड आई इमेजिन। पाम तेल की कीमतें, और जैसे ज़ोरब ने कहा कि आगे जाकर और भी गिर सकती हैं, उनका मानना है कि 3000 तो आ ही सकता है, उसके नीचे के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। उनसे ही सुनते हैं। मैं कहता हूं कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है पिछले हफ्ते में, इस बदमाशी का नतीजा है कि भाव थोड़े बढ़े हैं और रोज रोज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और खाने के तेल में अब एक प्रकार की रिलेशनशिप हो चुकी है, और ये क्रूड ऑयल को कुछ भी करके सच्चा झूठा कुछ भी बोल के ओपेक वालों ने चढ़ा दिया है और चढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब देखना है कि अगले सप्ताह ये लोग भाव को टिका सकते हैं या नहीं। साथ ही बात यहाँ पर अब मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है अच्छी खासी बारिश यहाँ पर जून और सितंबर के बीच में हुई है, और सितंबर खत्म होते तक ही माना यह जाता है कि मानसून का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है, विड्रॉल आ चुका है। और अगर इस पीरियड की बात करें तो अब तक बारिश यहाँ पर 6.5% नॉर्मल से ज़्यादा हुई है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अक्टूबर की बारिश को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 10 अक्टूबर के बीच में 43 से 50% ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है, जिसका असर हमने क्लियरली खड़ी फसलों पे आता हुआ देखा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कॉटन के भावों में आज भारतीय बाजारों में 2% की तेजी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर 2% की गिरावट है। वो इसलिए क्योंकि कॉटन की आवक बाजार में आनी शुरू हो जाएगी। इस बार यूएस की कॉटन ज्यादा मानी जा रही है, तो वहां पर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत भारतीय बाजारों में हमने कॉटन के भाव यहाँ पर चढ़ते हुए देखे हैं। काफी हद तक दूसरी क्रॉप्स में क्या असेसमेंट आती है, किस तरह की आवक बाजार में है, उसका काफी असर यहाँ पर अक्टूबर की भारी बारिश से संभव होता हुआ दिखेगा। कैसे देखती हैं आप वंदना, स्पेशली ये जो अक्टूबर रेन्स हैं, और इसका कितना असर कौन सी फसल पे पड़ सकता है? मनीषा, एक चीज बहुत क्लियर है कि अभी जो बारिश हो रही है ये डेफिनेटली ऑयल सीड्स के लिए अच्छा नहीं है और सोयाबीन के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी में फर्क आएगा, लेकिन क्वालिटी में फर्क आएगा। यील्ड पे इम्पैक्ट आ सकता है। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे बहुत अच्छे दाम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे फार्मर्स को। तो मेरे ख्याल से ये रेन सोयाबीन के लिए भी यहाँ पे बढ़िया नहीं है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं पहले रेन के होने के साथ देखते थे कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे क्रॉप डैमेजेस की बात आ रही है, यील्ड इम्पैक्ट होने की बात आ रही है। तो मेरे ख्याल से चाहे वो यहाँ पे ऑयल सीड्स हो या कॉटन हो, वहां पे थोड़ा सा जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। और खासकर कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यहाँ पे किसान जो है वो थोड़े से परेशान है कि अगर यहाँ पे यील्ड पे इम्पैक्ट आया तो हो सकता है कि प्राइसेस एक बार 44 से 4500 तक चला जाए स्पॉट में। तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज के लिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आगे जाके देखना होगा किस तरह की असेसमेंट आती है। आपको सरकार की तरफ से काफ़ी सारी नीतियाँ ऐसी बनी हैं ताकि आपको अवेलेबिलिटी रहे यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा उसके भाव भी ना चढ़ते हुए नजर आए। तो जो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा वो शायद अब दिवाली के बाद होगा। और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, दौरब ने भी कहा कि नवंबर और उसके बाद दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर देखना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौसम कैसा रहता है, भारतीय बाजारों में कैसी आवक रहती है। उस पर डिपेंड करेगा कि प्राइसेस कहाँ हैं। लेकिन एक और बड़ी हेडलाइन जो आज बनती हुई नजर आई वो क्लियरली रुपया था, जहां पर आज फिर से एक नया रिकॉर्ड लो हमने बनते हुए देखा। एक समय में 82.68 तक आज यहां पर नीचे में स्तर गिरे हैं। रुपया खुला ही यहां पर 32 पैसे की गिरावट के साथ था, और जैसे कि आप देख सकते हैं 82.68 का लो इसने आज यहां पर होल्ड किया है। इस साल में अब तक रुपया 10% तक फिसल चुका है, जो काफी हद तक बाकी एशियन करेंसीज ने किया है उसके साथ साथ ही है। जिगर, कैसे देखेंगे आप रुपये को, और क्या एक्सपेक्टेशन है अब इस हफ्ते के लिए? अगर मैं पहले इस हफ्ते की मैं बात करूं तो यूएस एंड इंडिया दोनों के सीपीआई नंबर्स आएंगे। यूएस की फेड की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है। फ्रॉम द इकोनॉमिक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू ये सप्ताह काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बहुत सही बताया, 82.68 का आज ऑल टाइम लो हिट किया है रुपये ने, एंड 10% इट हैज डेप्रिशिएटेड। आरबीआई, आई थिंक आई एम ऑफ द ओपिनियन, दे सोल्ड ऑन फ्राइडे ऑल्सो, दे केम इन द मार्केट, दे इंटरवेंट, एंड टुडे ऑल्सो वी हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन बाय द आरबीआई। पर मुझे लग रहा है ये जो रुपये की वीकनेस है वो थोड़ी बहुत बरकरार रहेगी। फ्राइडे को जो यूएस के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए थे वो सपोर्ट किया था डॉलर इंडेक्स को, एंड क्रूड ऑयल में भी हमने फ्राइडे को 4.5-4.7% का एक रैली देखे थे। सो दीज आर दी नेगेटिव्स फॉर रूपी। दैट्स व्हाई वी हैव सीन अ गैप अप ओपनिंग टुडे एंड द प्राइसेस आर ट्रेडिंग विद द वीक मोमेंटम। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पर सेंटीमेंट 83 and a half के आसपास स्टेबलाइज होना चाहिए।
थोड़ा बहुत यहाँ पे और भी पेन है रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो फ्रॉम करंट लेवल्स आई थिंक अगर थोड़ा सा डिप मिलता है, इफ आई टॉक अबाउट द स्पॉट लेवल्स 82.3 82.2 के आसपास आता है, वन शुड गो लॉन्ग। यानी कि कुछ और गिरावट यहाँ पर रुपए में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 80.81 81.81 जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन ऊपर में 83 83.5 तक भी अब एक्सपर्ट्स को लगता है कि रुपया यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा, डिपेंडिंग ऑन डॉलर इंडेक्स कहाँ जाता है। जैसे कहा गया इस हफ्ते में काफ़ी सारे डेटा हैं और वो तय करेंगे कि नवंबर की जो यूएस की पॉलिसी है वो कितनी अग्रेसिव रह सकती है। एज ऑफ नाउ 81% चांसेस हैं कि हम 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यूएस की तरफ से नवंबर में फिर आता हुआ देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर हल्की सी गिरावट यहां पर एशियन बाजार में जारी रह सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका फिर से स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले मंडी बमरा एमपी से हमारे साथ अभिषेक जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार अभिषेक जी, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी अभिषेक जी। मैम सोयाबीन में मतलब छोटी अवधि में क्या भाव रह सकते हैं? आपके पास हाजिर में माल पड़ा हुआ है अभिषेक जी? जी जी मैम। ओके, हाजिर में सोयाबीन में यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि छोटी अवधि में यहाँ पर किस तरह के भाव रह सकते हैं। अभी हम पहले बात भी कर रहे थे यहाँ पर वंदना की कैसे अक्टूबर की जो बारिश हुई है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर ऑयल सीड्स में आएगा, लेकिन जैसे अभिषेक जी ने कहा इनके पास माल पड़ा हुआ है अगले आने वाले महीने 1.5 महीने के लिए, क्या लगता है आपको? मनीषा, फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर सीजनैलिटी भी देखें तो अक्टूबर में जो लो लगता है उसके बाद लगातार एक अपसाइड आता हुआ हम देखते हैं, और जो न्यू सीड्स होते हैं उसका ऑफटेक काफी बढ़िया होता है, और सीजनल डिमांड भी है, विंटर डिमांड भी यहाँ है, फेस्टिव डिमांड है, वेडिंग डिमांड भी यहाँ आने वाला है। तो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं हूँ कि यहाँ से एक 20% का फॉल यहाँ पे आएगा। फॉल ऑलरेडी आया है, मुझे निचले स्तर पे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 46 से 4500 यहाँ पे आ सकता है, तो वो लेवल्स को देखने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इनका स्पॉट में माल है, फिजिकल में है, तो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने अगर ये होल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ इन्हें एक बार 5200 तक का जो स्तर है वो देखने को मिलेगा। 5200 से 5500 इस लेवल को ध्यान में रख के ये होल्ड कर सकते हैं अभी। ऑलराइट, खाने के तेलों में हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, स्पेशली सोयाबीन में। तो अभिषेक जी वो आपके लिए राय है 5200-5500 के लिए यहाँ पर अपना माल होल्ड करें, 1-1.5 महीने में आपको उस तरह के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। हमारे साथ अब आगरा से कमल गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार कमल जी, आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी कमल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरे पास 500 क्विंटल सरसों क्या करना चाहिए? खाने के तेलों में ही ये सवाल भी है, लेकिन इनके पास सरसों है और 500 क्विंटल का स्टॉक है। वंदना, यहाँ पे क्या राय है, क्या सरसों भी खाने के तेल बाकी खाने के तेलों की तरह मूव करेगा? मुझे लग रहा है मनीषा ये आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो नदर्न स्टेट्स हैं और विंटर्स में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और फेस्टिवल सीजन में और भी यहाँ पे बढ़ती है। और यहाँ पे जो बात हो रही थी मनीषा, मुझे लग रहा है कि बायोफ्यूल जो है एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जब भी प्राइसेस बहुत नीचे आते हैं तो हम ब्लेंडिंग बढ़ाती है काफी सारी कंट्रीज, तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव है फार्मर्स के लिए। मुझे मस्टर्ड सीड में भी लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिसंबर तक का टाइम लेके चले तो यहाँ पे 250 से 300 तक का जो इजाफा है वो मुझे लग रहा है कि इजीली यहाँ पे आ सकता है। और अगर मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 7 से 8% तक ऑयल सीड्स गिरेंगे। मैं सीपीओ की बात नहीं करी, मैं सोयाबीन और मस्टर्ड की बात करी, उसके बाद मुझे एक रिबाउंड लग रहा है दोनों ही ऑयल में। पाम तेल में जो हमने पिछले एक हफ्ते में 12% की गिरावट देखी, 12% का इजाफा आते हुए देखा है क्लियरली कच्चे तेल के लिहाज से, और जिस तरह से मलेशिया से एक्सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे वंदना दौरब कह रहे थे कि इस साल के अंत तक भाव गिरने की आशंका है और गिर के ही बंद होने की आशंका है, आपको लगता है कुछ डाइवर्जेंस यहाँ पर विद इन एडिबल सेक्टर देखने को मिलेगा? जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टूल है गवर्नमेंट के पास से, वो है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो अगर देखा जाए तो जो फॉल भी आया था वो तभी आया था जब इंडोनेशिया मलेशिया ने यहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स को हटाया था, नहीं तो प्राइसेस अच्छा खासा ऊपर की तरफ थे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि वो टूल है और वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ मार्केट में एक इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि ना तो हम डिमांड को चेंज कर सकते हैं ना सप्लाई को हम ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रेशर है ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 40% तक इनको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर वो चीज इंप्लीमेंट यहाँ पे होती है तब जाके मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल की बात आ रही है 3000 रिंगिट, ये तब मुझे नहीं लग रहा, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे 3400 के करीब एक लिमिटेड डाउनसाइड जो है वो देखना चाहिए। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस, हालांकि ये जस्टिफाइड नहीं है इतना हायर लेवल क्रूड ऑयल में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फिजिकल डिमांड है वो एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अगर क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आता और इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती है तो ये जो एक बैलेंसिंग फैक्टर होगा यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल के लिए भी, और यहाँ पे क्योंकि बहुत आयात हो चुका है ऑलरेडी,
तो बहुत ज्यादा इजाफा की बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है एक बैंड होगा यहाँ पे 3400 से लेकर ऊपर की तरफ यहाँ पे 4200। तो ये एक मेजर बैंड होगा जिसमें ट्रेड हो सकता है बाकी का महीना 2022 का। ऑलराइट, तो वो पूरे फुल ऑन खाने के तेलों के बारे में हमने डिस्कशन किया, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ बलराम जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार बलराम जी, आपका सवाल क्या है? मैडम ये पूछना था कि मैंने 53,000 का पुट ऑप्शन ले रखा है सिल्वर का। ओके। तो उसके फ्यूचर के बारे में पूछना था। चांदी का 5300 का पुट ऑप्शन यहाँ पर लिया हुआ है, जिगर क्या राय देंगे? अगर मैं चांदी की बात करूं, आज का तो अंडरटोन बेरिश ही है, जैसा कि फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आया था एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर भी है यहाँ पे। जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली है, सीपीआई नंबर से यूएस के 8.3 जो प्रीवियस रीडिंग था उसके सामने 8.1 का रीडिंग एक्सपेक्टेड है। मिनट्स आएगी फेड की मीटिंग की। सो मुझे ओवरऑल लगता है सेंटीमेंट अभी भी बेरिश ही है। सिल्वर की मैं बात करूं, ओवरऑल 11% ईयर टू डेट फॉल हुआ है। इट्स एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग। 5 महीनों से हमने फॉल देखा था, हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट में आए, बट द रिसेशनरी फियर्स आर देयर। आई डोंट सी एनी इंडस्ट्रियल रिबाउंड आल्सो, रिकवरी इन द इंडस्ट्रियल डिमांड। सो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से सिल्वर में सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं रह सकेगा। इनफैक्ट आई वुड हैव सेड नेगेटिव रहने की ज्यादा गुंजाइश है। एंड 59,000 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 58,500 भी लग रहा है 1 या 2 दिनों में। ऑलराइट, यानी कि चांदी में गिरावट बरकरार रह सकती है और आपका जो पुट आपने बाय किया हुआ है शायद वो आपको यहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि लेवल्स नीचे और यहाँ पर आएंगे। 2% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि रुपए में इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिली है, उसके बाद भी कोई कुशनिंग इफेक्ट हमने यहाँ पर इंडियन कमोडिटी प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा। जो एक सेंटिमेंट है हल्का सा बेरिश आज यहाँ पर काफी कमोडिटीज के लिए देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। जिगर, वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।